नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाई डिजिटल के खास कार्यक्रम पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ बीजेपी की जीत पर बात करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, एक बड़ी जीत आप लोगों ने इस बार पाई है 2022 के चुनाव में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में किसी सरकार ने रिपीट किया। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले बात तो पंकज जी ऐसा है कि जीत पाई नहीं हमने। जीत 5 साल की सरकार ने जो काम किए हैं और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उसको गांव-गांव तक, मतदाता तक पहुंचाने का काम किया है, तो जनता ने उन 5 साल के कार्यों पर अपनी मुहर लगा करके और भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर सरकार बनाने का एक तरह से मौका दिया है। ये जीत निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 के चुनाव के लिए यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को डबल इंजन की ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है कि भाषण में कोई बात आती है, उसको भुला दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं इन 5 सालों में, और मैं ये कहूँ कि 5 साल नहीं बल्कि 4 साल में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा दी गई। हमने गांव में रोज़गार के लिए जब कोरोना काल हुआ तो उस समय जिला योजना का भी 80% बजट हमने स्वरोजगार के लिए दिया, ताकि कोई बेरोज़गार न रहे। गाँव में जो मनरेगा 100 दिन का काम मिलता है, हमने उसको बढ़ा करके 150 दिन किया। तमाम जो कृषि उपकरण हैं, पॉली हाउसेज हैं, उसमें 75% से लेकर 80% तक की सब्सिडी देने का काम किया। और इसके ऊपर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो प्रभाव है और जिस तरह से जनता उनको चाहती है, मैं कह सकता हूँ कि बड़े हृदय से लोग उनको चाहते हैं। और उन्होंने अपने हृदय में जैसे मोदी जी को स्थान दिया है, उसका परिणाम रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। और जो एक मिथक था, एक भ्रम जो बनाया गया था कि एक बार कोई सरकार आती है और दोबारा नहीं आती है, तो मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया है। तो क्या आप लोगों को इस जीत का अनुमान था कि ऐसी जीत मिल जाएगी? देखिए, अगर हम पहले से कहें तो वास्तव में इस तरह की स्थिति नहीं लगती थी, क्योंकि जो अंडर करंट था उसको भांपना बड़ा मुश्किल होता है। महिलाओं का जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो तब ये लगने लगा कि भाई परिणाम और जो हम सोच रहे हैं कि हमारी बहुमत की सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएंगी, इतनी एक्सीड कर जाएंगी, ये जो 3.7% महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा, तो तब ये कल्पना होने लग गई थी कि ये कहीं भी जा सकता है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता ने, और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग कोरोना काल में बेरोज़गार हो गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे जो वायदा किया कि हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, उनके लिए निःशुल्क अन्न योजना चलाई, कोरोना का फ्री टीकाकरण किया गया, और समय समय पर जिस तरह से उन्होंने सीधा सीधा जनता से संवाद किया, चाहे थाली बजाने का काम होगा, चाहे ब्लैक आउट का काम रहा होगा, या जिस तरह से संबोधित करते थे सीधा सीधा जनता से, तो उन सब चीज़ों का ये प्रभाव रहा कि उत्तराखंड में, जिसको कई बार पत्रकार लोग भी और अन्य लोग भी, राजनीतिक विश्लेषक अनपेक्षित कहते हैं, ये प्रभाव यहाँ पर, परिणाम यहाँ पर आया है। आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं ने एक मोदी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया? निश्चित रूप से मैं देख रहा था, एक गांव का एक वीडियो देख रहा था मैं, तो गढ़वाली में वो महिला कह रही थी कि मोदी बोला था वोट दें, मोदी मेरे बोला चे। उन्होंने कहा, दीदी आप तो गढ़वाल में छन और मोदी गुजरात का छन, तो ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि जिसने हमको, जब हम परेशानी में थे, लगता था कि कहाँ से खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, उस समय जिन्होंने हमारी चिंता की, तो वो हमारा छोटा भाई ही हो सकता है। तो इस तरह का एक असर, मैंने कहा कि हृदय से लोगों ने उनको
जैसे लगा लिया, हृदय से जैसे उनको स्वीकार कर लिया, ये इस चुनाव में देखने को मिला है। क्या आपको लगता है मोदी मैजिक ही था, बाकी नेताओं की ज़्यादा वो नहीं रही? नहीं नहीं, देखिए, नेतृत्व होता है, जब नेतृत्व धवल होता है, साफ सुथरा होता है, प्रभावशाली होता है, जिनके बारे में धारणा हो कि ये विकास करने वाला नेतृत्व है, खाली बातें नहीं करता है, तो नेतृत्व का एक प्रभाव होता है, वो आम मतदाताओं को तक उनका प्रभाव होता है। वो नेतृत्व और राज्य सरकार की जो 5 साल जो जीरो टॉलरेंस की सरकार रही कि भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, जो यहाँ पर धंधा बन गया था नौकरी पेशाओं का ट्रांसफ़र का, जो देख बहुत बड़ा धंधा यहाँ पर था, ट्रांसफ़र एक्ट ला करके उसको बंद करने का काम किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई। तमाम ऐसे काम थे और जो नेतृत्व था उन दोनों के सामंजस्य से प्रचंड बहुमत की सरकार आई है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा था। आपके जो तमाम नेता थे वो निर्दलियों से संपर्क कर रहे थे कि भाई आप हमारे साथ अगर थोड़े भी कम हो जाएं तो आप हमारे साथ, वो उन देवप्रयाग के दिवाकर भट्ट तक से बात हो रही थी, जबकि वहाँ पर विनोद खंडारी जीत गए। तो आपको नहीं लगता कि भाई पार्टी आला कमान के अंदर भी इतना वो नहीं था कि कॉन्फिडेंस की? नहीं नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जब अंडर करंट होता है तो उसका पता नहीं चलता। मतदाता साइलेंट होता है, चुपचाप होता है, वोट डालता है, अपने घर चला जाता है और बताता नहीं है। और इस बार तो और भी खासियत ये रही कि इतने लंबे समय तक लोगों ने छुपाए रखा, लोग बताने को राजी नहीं थे कि किसको वोट डाला गया। जब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और महिला दिवस के कार्यक्रम में मैंने देखा कि जैसे एक मोदी जी पर एक भजन किसी ने गाया, महिलाओं ने गाया, तो उस समय ये झलकने लग गया था कि भाई बड़ा करंट है और ये अब कहीं भी रिजल्ट को, परिणाम को कहीं भी पहुंचा सकता है। और इस बात का जिक्र मैंने अपने एक राष्ट्रीय नेता से किया। मैंने कहा जो आज मैंने जो माहौल देखा है, इससे तो मुझे लगता है कि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे काफ़ी आगे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। आपने उस अंडर करंट की बात कही, इसको पहचानना, भले ही वो पहले ना पहचाने हो, हरक सिंह रावत इसको पहचान गए थे जब वोटिंग हो रही थी और वो कह रहे थे कि मैंने देखा पैर पकड़ने पड़े लोगों के कि भाई उधर मत जाना, हमको वोट दो। तो आपको नहीं लगता कि ये तो नुकसान हो गया यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत? हाँ, यशपाल आर्य और हरक सिंह को नुकसान हुआ है। एक ने बहू थी, उनकी बहू नहीं जीत पाई, एक उनके पुत्र थे वो नहीं जीत पाए, तो उनको व्यक्तिगत तो बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो हरक सिंह भी तो घर बैठ गए 5 साल के लिए। नहीं, हरक सिंह जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उन्होंने तो त्याग किया है, स्वतः त्याग किया है उन्होंने और अपनी सीट बहू को दी है। अच्छा, आपने सीएम की बात कही कि भाई तमाम लोग, एक जो मिथक जो नहीं टूटा कि भाई सीएम जो है वो जब भी चुनाव लड़ता है वो हार जाता है। इस बार तो जिस पार्टी ने सीएम को लेकर आगे घोषित किया वो सारे ही हार गए। तो आप हरीश रावत जी, धामी जी की उसको किस तरह से देखते हैं? उधर एक कर्नल कोठियाल थे, वो बेचारे वो भी हार गए। देखिए, हमारे जो कप्तान हैं वो चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सेना बचा ली। और एक ऐसे कप्तान जिन्होंने सेना को भी नहीं बचा पाए और स्वयं भी अपने आप को भी नहीं बचा पाए, तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो वो हार गए। लेकिन हमारा कप्तान तो केवल चोटिल है, उनका कप्तान मारा गया है। तो आपको लगता था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को खुद इस बात को लेकर जो उनके सर्वे थे वो उनको पता था कि वो वहाँ पे हार जाएंगे, और ये भी एक बात आ रही थी कि उनको देहरादून की कैंट सीट्स को लेकर भी ऑफर हुआ था, तो उन्होंने मना किया कि भाई गलत मैसेज चला जाएगा। तो आपको लगता है कि एक तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइस करने की कोशिश की? नहीं, देखो, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई विषय आया, क्योंकि जहाँ पर ये टिकटों का निर्णय होता है वहाँ पर मैं बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ,
इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। आपको क्या लगता है अगले 5 साल उत्तराखंड को मोदी सरकार किस तरीके से आगे बढ़ाएगी? हालांकि वो अपने बयानों में लगातार बोलते रहे कि अगला 10 साल जो है वो उत्तराखंड का है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जब केदारनाथ में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगला दशक ये उत्तराखंड का होगा, और उन्होंने बात कही है तो उनके मन में निश्चित रूप से कोई ना कोई कल्पना है ऐसी कि वो किस तरह का उत्तराखंड देखना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जब कोई बात बोलते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं, उसको याद रखते हैं। मुझे तो तब का भी याद है जब 2001 में, संभवतः 2001 में 15-16 मई को एक बद्रीनाथ जी में एक मीटिंग हुई थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि दुनिया का 120 करोड़ हिंदू, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय का जो स्टेटमेंट था उनका, जो दुनिया का 120 करोड़ हिंदू है वो यहाँ पर 4 धाम यात्रा पर आना चाहता है। वो गंगा जल का आचमन करना चाहता है जीवन में एक बार, लेकिन यहाँ पर न सड़कें ठीक हैं, न हवाई कनेक्टिविटी है, न रेल कनेक्टिविटी है, न सड़कें अच्छी हैं, न धर्मशालाएं हैं, न होटल हैं। आखिर वो कैसे वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाएगा? और इसलिए जब वो देश के उसके बाद कुछ दिन बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2002 की संभवतः ये बात है, हमारे प्रभारी थे वो। और उसके बाद 2014 में जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऑल उदर रोड की घोषणा करी, और घोषणा ही नहीं करी बल्कि लगभग 12,000 करोड़ रुपया उस परियोजना में दिया, 7,500 करोड़ रुपया भारतमाला परियोजना में दिया, 16,000 करोड़ रुपया रेल परियोजना में दिया। तो इस तरह के तमाम जो वो बोलते हैं तो उसके उनके मन में एक स्पष्ट कल्पना होती है, और उन्होंने अगला दशक जब कहा है कि उत्तराखंड का होगा तो उनकी परिकल्पना, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो जनता के सामने आएगी। सर, अंतिम सवाल, हरीश रावत की हार आपको लगा है अप्रत्याशित थी, आपको लग रहा था कि हो रही है? देखिए, ये जो चुनाव था, मैंने कहा कि इसमें अंडर करंट था जो पहले एहसास नहीं हो रहा था, और बहुत बाद में इसके बारे में अनुभूति हुई तो लगने लगा था। आपने देखा होगा कि कांग्रेस शुरू में बहुत उछल रही थी, हम सरकार बना रहे हैं, उन्होंने होली दिवाली मनानी शुरू कर दी थी। एक प्रत्याशी ने तो अपने घर पे बोर्ड लगा दिया था विधायक का। तो इस तरह का उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, मतगणना का समय आता गया, तो वो लोग कुछ बदले नज़र आए। जब उन्होंने समीक्षा की होगी, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विचार किया होगा, तो उनको एहसास हो गया था कि वो हारने वाले हैं। ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंडर करंट था जो ना कांग्रेस वाले समझ पाए और बीजेपी वाले हालांकि इसको भाप गए थे, लेकिन आने वाले दशक को भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड का दशक है और मोदी जी ने जो वादा किया है वो उसका पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।